नमस्कार। स्टोरी विनीति में आप सबका स्वागत है। कहानी के इस भाग में हम सुनेंगे कुछ भारतीय प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध कहानियां। तो ऐसे ही एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम है उसने कहा था। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। खैर, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध सिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, तो कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चींघ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने ना किसी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लढ़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, अरे ठहरना भाई जी, अरे आने दो लाला जी, अरे हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खुमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ जलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। ए हट जा जीणे, हट जा जीण जोग्या, हट जा कर्मा वालिया, ए हट जा पुत्ता प्यारिये, ए बज्जा लंबी वाली। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, भाई लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो भाई ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से कूथ रहा था, अरे जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। ए तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। अच्छा, यहाँ कहाँ रहती है? अरे अतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। अच्छा अच्छा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, ए सुन, तेरी कुड़माई होगी? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर तत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। वही महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, ए सुन, तेरी कुड़माई होगी? उत्तर में वही धत मिला। फिर एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में पूछा, तो लड़के की संभावना लड़की विरुद्ध बोली, हाँ होगी हुण। हुण मतलब अब क्या करोगे? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? अच्छा। लड़की भाग गई। अब लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खुई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। भाई इतना गुस्से में जो था
गुस्से में कह लीजिए या दुख कह लीजिए। खैर, राम राम। ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी गंदक खिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े ना। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 50 जलजले होते हैं और जो कि खंदक से बाहर साफा या खूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता दिए ही हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। और उसी फिरंगी मेम के बाग में भाई मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को केला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो बाजी। कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था ना, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो फिर हाँ भाई, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सुबेदार हजार सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सुबेदार जी सच है, लैन सिंह बोला, पर करें का? अब हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। अब एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। मां सिंह, शाम होगी है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया है, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाहन सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, ओए, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देश है क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 दुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? हाँ भाई, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मेम। चुप कर है, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है। बताओ, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। हाँ, मेरे बोल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है भाई? अच्छा है। हाँ, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ पे पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मां दे जम पड़ जाना। जाड़ा क्या है भाई, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो जी, मैं तो बुलैल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने तोड़ी चढ़ाकर कहा, अच्छा, क्या मरने की बात लगाई वे? मरे जर्मनी और तुर्क? हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जंदिए, कर लैण लौणा दा वपार मडिए, और कर लैण नदेड़ा सौदा अड़िए। ओए लाड़ा चटका कदुए नू
मौका ਬਣਿਆ ਵੇ मजेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कदुए नू। भाई कौन जानता था दाढ़ियां वाले घरबारी सिख ऐसा लच्छों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हों। भाग 3। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है और बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लाहन सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है और एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छुट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा सुन, मेरी जर्सी पहन ले। और तुम? अरे ना, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है मेरे को। ना ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। ओहो हाँ, ज्यादा आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। अब लाते से बुन बुन कर बेच रही है मैं गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं तो झूठ? यूं कर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। नीम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सुबेदार हजार सिंह। कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हजूर, कहकर सुबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, तो उसमें ना 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। और हाँ, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, तो 3-4 घुमाव हैं और जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तो ऐसा करो कि तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो और खंदन छीन करना, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म सरकार। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हिज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि लो लो, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह भी समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। बाल देखो। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्या देश पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं साहब, शिकार के भी मजे यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने तो कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ना। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह।
हाँ क्यों लेना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। भाग 4। अरे होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? हाँ जी, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या तो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोरा साफ उर्दू बोलता है और हाँ पर किताब भी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। अच्छा तो अब मारे गए भाई, धोखा है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो ये है कि यहीं। अरे भैया ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। अरे भाई 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसे देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोने पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, वह क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? भाई आज मैंने बहुत बातें सीखी। एक यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं, और ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं भाई। और दूजा लेफ्टिनेंट साहब खोते पे चढ़ते हैं। पर ये तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आई भाई तुम? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले थे। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो गए, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, और चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि भाई डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पौलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बौद्धा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और उसे सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकें की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 17। अपने मुर्दार भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत फिरौना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर बंद कर लिया। सिखों की इस बहादुरी को हम क्या कहें। ये सच में वह गुरु जी की मेहर थी। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वाण भट्ट की भाषा में दंत विनोद पदेशार्य कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि भैया तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने की गाड़ियां चली, जो कई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। खैर, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीर सिंह मेरे पास ही हैं। अच्छा। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप ही चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था ना वह मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, सुन, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तैरो हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। और जब वह पूछता है तेरी कुड़माई होगी तो वो धत कहकर भगा देती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल होगी है। लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ ये नहीं वो समझ रहा था। जब उसने बताया कि हाँ मेरी सगाई कल हो गई थी। वजीर सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह रेफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने में अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजार सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोध सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना और साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला।
रनत सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने, मुझे जानती है कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में भी तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना। कहा, असीसी सुनी? रनत सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई होगी दत्त, कल होगी। देखते नहीं, रेशमी बोटो वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लहलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार के जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीर सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीर सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया। मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो। बस अब की हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना, उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उस महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीर सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम मैदान में घावों से मरा सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। समाप्त। न जाने कितने हमारे फौजी भाई लोग ऐसे ही जंगों में शहीद हो जाते हैं, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। ये तो एक कहानी हमारे सिख भाई की थी। कितने ही अधूरे सपनों को लिए वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं अपनी मिट्टी के लिए, और हमारे पास उन्हें याद करने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते। तो ऐसे देश के जवानों को, शहीदों को सत सत नमन। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को मुझे स्पॉटिफाई पर फॉलो करने से ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।